हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की प्रीमिक्स सीरीज के अंदर हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मेट क्या रहेगा, क्वेश्चन हम साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद ही आप एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ आगे बढ़ें। मैं ब्रीफ में आपको जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन हाँ, एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो वीडियो का आप रोक करके एक बार देख लीजिएगा। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन द रियल एग्जाम टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हुए, एंड साथ ही में एक बोनस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आप उसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो आपको प्रेस कर देनी है, और इन सेशंस को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। It is pertaining to the Deccan riots of 1875. The cotton boom in the Deccan that had been caused by the American Civil War caused the impoverishment of the peasants. Okay. Initially, it was a social boycott movement organized by the riots against the moneylenders. It was a peasant uprising against the land revenue demands of the government. The Deccan riots resulted in the protection for peasants through the Deccan Agriculturist Relief Act of 1879. How many of the statements is or are correct? आपसे ये पूछा है। Only one, only two, only three या all of the above? अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 से पर्टेनिंग है। मैं आपको ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ। 1820s 1830s के अंदर डेक्कन में रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम को लागू किया गया। रैयतवारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उसके अंदर किसान से टैक्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड थी। तो यहाँ पे इन जनरल रैयत, पेजेंट या किसान जो है ही वॉज इन डेट। किससे लोन लेगा? तो आपका जो मनी लेंडर है उससे वो लोन लेगा। अदरवाइज अगर उसने टाइम पे टैक्स सरकार को पे नहीं किया तो ही वुड हैव लॉस्ट हिज ओनरशिप ऑफ द लैंड, तो उसको ये करना पड़ता था। अब ऐसे में क्या हुआ, 1860s के अंदर जो रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम में 1820s 1830s में फर्स्ट टाइम एग्रीमेंट हुआ था, उसको सरकार को रिन्यू करना था। और इसी टाइम पे आप देखिए अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट। 1861 से 65 के बीच में जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था तो अमेरिका से दुनिया भर में जो कॉटन सप्लाई होती थी उसे रोक दिया गया, वो नहीं जा पा रहा था। तो इंडिया से जो कॉटन की डिमांड है वो बढ़ गई, इंक्लूडिंग इन ब्रिटेन ऑल्सो। हमने एनसीईआरटी सीरीज में इसको डिस्कस किया है। और जब ये हुआ तो अब जो शहरों के अंदर ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, मनी लैंडर्स हैं, उन्होंने गांव के अंदर जो मनी लैंडर्स हैं उनको एडवांस देना शुरू किया, और इन्होंने किसानों को एडवांस देना शुरू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर किसान जो है वो कॉटन को कल्टीवेट करें। ये सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा था। बट जैसे अमेरिकन सिविल वॉर रुका, आप देखोगे एक बार फिर से अमेरिका से कॉटन जो सप्लाई होता था दुनिया भर में, इट वॉज रिज्यूम्ड। अब हमारे यहाँ पे डेक्कन में किसान को जो एडवांस मिल रहा था, इट ड्राइड आउट, द लिक्विडिटी ड्राइड आउट। और जब लिक्विडिटी खत्म हो गई और किसान जो है उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, पहले उसने जो लोन लिया हुआ था उसको वापस करने का, उसी टाइम पे सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो लैंड रेवेन्यू की डिमांड है उसे इंक्रीज कर दिया, ऑलमोस्ट डबल पहले से। तो किसान क्या करेगा, किसान फिर मनी लेंडर के पास गया, बट मनी लेंडर ने कहा कि नहीं, हम आपको एडवांस नहीं दे सकते बिकॉज यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे बैक। आप पहले जो लोन लिया हुआ था उसको वापस कीजिए। अक्सर ऐसा होता था, लिमिटेशन लॉ ऑफ 1859 के बावजूद जो मनी लेंडर्स होते थे, दे यूज्ड टू मैनिपुलेट दी लोन बॉन्ड्स और द लोन डीड्स। तो किसानों के लिए उनका जो मेन एक्सप्लॉइटर है वो था ये मनी लेंडर, ये ट्रेडर, ये लोग, वो सरकार को टारगेट अभी भी नहीं कर रहे थे। तो डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 में जो रैयत्स हैं उन्होंने पहले सोशल बॉयकॉट शुरू किया मनी लैंडर्स का, एंड धीरे धीरे करके आप देखोगे इट टर्न्ड इनटू अ वायलेंट अपराइजिंग। और पूना से शुरू होकर के आप देखोगे कि ये सतारा है, शोलापुर है, अहमदनगर है, यहाँ पे कुछ तकरीबन 30 विलेजेस तक स्प्रेड हो गई। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था डेक्कन राइट्स कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने कॉन्स्टिट्यूट किया, और उसकी रिपोर्ट जो सबमिट हुई उसके बेसिस पे डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 ये। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग क्योंकि इसके अंदर जो पेजेंट्स हैं दे वर नॉट टारगेटिंग द गवर्नमेंट, एंड आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हमसे पूछा है हाउ मेनी करेक्ट, तो आंसर विल बी सी। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके सामने उनके लीडर्स का नाम है। बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा, स्वदेश सेवक होम लाला हरदयाल, यूनाइटेड इंडिया हाउस तारकनाथ दास। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? 1, 2, 3 और ऑल दी 4 पेयर्स। अब अगर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें तो आप यहां पे क्या देखेंगे? आप यहां पर देखेंगे कि जब आपका एंटी बंगाल पार्टीशन का जो रेडिकल फेज है, जिसको हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो आप देखो कि 1908 तक इट फिजल्ड आउट। सो 1905 से लेके 1908 तक हम एंटी बंगाल पार्टीशन या स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को देख रहे थे, जिसको बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, उसको हम देख रहे थे। 1908 के बाद जब ये फिजल आउट हो गया एंड गवर्नमेंट जो इसका रिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, तो ऑन ग्राउंड कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करना बहुत मुश्किल था। आप देखोगे बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस जो अंडरग्राउंड काम करते थे, दे वर सीन इन द पार्ट्स ऑफ दिल्ली, पंजाब, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र। इनमें से कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एक्टिव थे ओवरसीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इनमें आपको इन सब का नाम मिलेगा: बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया हाउस, स्वदेश सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस। तो रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट है आपका, फर्स्ट फेज ऑफ इट from 1908 to 1914 and also the overseas activities, as well as the second phase of the revolutionary activities after the withdrawal of the non-cooperation movement during the 1920s and the 1930s। आपको ये भी बहुत अच्छे से कवर करके जाना है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आप देखेंगे इसका आंसर है सी, बिकॉज द थर्ड पेयर हैज बीन इनकरेक्टली मैच्ड ओवर हेयर। लाला हरदयाल जो हैं वो गदर पार्टी जो है उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आप यहां देखिए बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1915 के अंदर, ऑब्वियसली बात है, बर्लिन के अंदर शुरू किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को, और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो हैं वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड लाला हरदयाल। इंडिया हाउस लंदन 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसको शुरू किया। इनकी जर्नल थी इंडियन सोशोलॉजिस्ट। स्वदेश सेवक होम वैंकूवर की अगर हम बात करें तो यस, ये जीडी कुमार ने शुरू किया। एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल जो है ये तारकनाथ दास जो हैं उन्होंने शुरू किया जीडी कुमार के साथ में। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से कौन से लीडर्स जुड़े हुए हैं और ये कहाँ पे शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दी गणास और दी संघास। ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लेट्स रीड दी स्टेटमेंट्स। दे वर ओलिगार्कीज वेयर द पावर वाज शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मेन कलेक्टिवली कॉल्ड एज द राजाज। वाजी एंड मल्ल महाजनपद वर गणा संघास। The Brahmanical texts provide an elaborate account of the organization and the working of these sanghas. They were organized and functioned as democracies. How many of the statements is or are correct? Only one, only two, only three, या all of the above? आप जब पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ते हैं या जिसको हम महाजनपदा पीरियड कहते हैं या जिसे हम बुद्धास एज कहते हैं या सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, बेसिकली 600 to 400 BCE दिस टाइम पीरियड, तो आप देखते हो कि पॉलिटी के अंदर हमें दो टाइप के स्टेट्स मिलते हैं। एक आपकी मोनार्कीज जहां पे सिंगल इंडिविजुअल का रूल है, एंड दूसरी तरफ आपके गणा संघास मिलते हैं। गणा संघास जो है यहां पे एक सिंगल इंडिविजुअल का रूल नहीं था। यहां पे जो एंटायर ट्राइब है इट वाज डिवाइडेड इनटू क्लैन, और हर क्लैन का अपना एक लीडर होता था जिसको राजा कहते थे। पूरे ट्राइब के बिहाफ पर मिल करके ये जो राजाज हैं ये अपनी असेंबलीज में डिसीजंस लिया करते थे। तो
गणा संघास जो है, आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. देयर इज अ रूल बाय अ ग्रुप ऑफ मेन रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली आप यहाँ पे क्या देखोगे, आपको एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट नजर आ रही होगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो हर क्लैन का जो इलेक्टेड लीडर है वो मिलकर के ले रहा होता था. जैसे कि आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, अगर हम इनकी बात करें, दे वर कमिंग फ्रॉम गणा संघास, राइट. तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट. हर राजा जो है उसके पास में अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, उसके पास में अपनी ट्रेजरी होती थी, उसके पास में अपना सेनापति होता था. तो ये आपको थोड़ी चीजें जो है वो ध्यान रखना है, राइट. अपनी एक आर्मी होती थी. वाजी एंड मल्ला महाजनपद वर गणा संघास, ये बिल्कुल सही बात है. यस. द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट प्रोवाइड एन एलाबोरेट अकाउंट. इनफैक्ट आपको देखना होगा कि ये जो गणा संघास हैं, दीज वर ऑपरेटिंग आउटसाइड द वर्णाश्रम सिस्टम. इसीलिए ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो हैं वो इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड करती. इनके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उस टाइम की जो बुद्धिस्ट या जैन पाली टेक्स्ट हैं उनसे मिलती है. तो आपका थर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है. एंड अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, दे वर ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शन एज डेमोक्रेसीज, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग. दे वर वर्किंग एज ओलिगार्कीज बट नॉट डेमोक्रेसीज. बिकॉज आप देखोगे कि इन गणा संघास की जो असेंबली होती थी उसके अंदर वुमेन है, स्लेव है, दे वर नॉट गिवन एंट्री. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो यहां पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड. योर आंसर शुड बी बी. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिवाइज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. Moving on to the fourth question, consider the following statements regarding the education system during British period in India. Orientalists like Sir William Jones advocated for promotion of Indian classical languages and literature. पहले आपको देखना है क्या विलियम जोन्स जो हैं वो ओरिएंटलिस्ट थे, एंड सेकेंडली ओरिएंटलिस्ट जो हैं वर दे फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर. सेकेंड, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 allowed the missionaries to propagate Christianity and promote education in India. Was so? The Woods Dispatch of 1854 emphasized the importance of spreading the Western knowledge and science. Fourth, H.T. Colebrook was a prominent Anglicist. Was he an Anglicist? Who supported the introduction of Western science and education in India. How many of the statements is or are correct in the given context? Only 1, only 2, only 3 or all of the above. अब देखो, ब्रिटिशर्स जो है उनका कहना था कि हम इंडिया के अंदर केवल ट्रेड पर्पसेस से या इंपीरियल पर्पसेस से नहीं आए हैं. यहाँ पे हमारा एक और मिशन है, सिविलाइजिंग द नेटिव्स. 1813 के चार्टर ने एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो दिया और वहां कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअली 1 लाख रुपीज जो है वो एजुकेशन पे स्पेंड करने होंगे. बट ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप यहाँ पे क्या देखोगे, देयर वर 2 ग्रुप ऑफ पीपल. एक थे ओरिएंटलिस्ट और दूसरे थे एंग्लिसिस्ट. ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम है जिसमें लिटरेचर, ग्रामर वगैरह पढ़ाई जाती थी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के अंदर, उसे कंटिन्यू रखा जाए. बट जो एंग्लिसिस्ट थे उनका कहना था कि एजुकेशन जो है इट इज नॉट टू फ्लैटर समवन. एजुकेशन जो है उसका मेन पर्पस है प्रैक्टिकलिटी. उनका मानना था कि जो एशियाटिक लर्निंग सिस्टम्स हैं ट्रेडिशनल, दे आर इंफीरियर टू द वेस्टर्न मॉडर्न साइंसेस एंड द वेस्टर्न लर्निंग सिस्टम. ऊपर से वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. जो भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे, है ना, हमारे पास में क्लर्क्स आए. दूसरा, इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान जो है वो वेस्टर्न लर्निंग सिस्टम में एनरोल करेगा, वेस्टर्न कल्चर के बारे में जानेगा, तो वेस्टर्न जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ उसका झुकाव होगा और इससे एक मार्केट क्रिएट होगा यहाँ पे. एंड हमारा जो बाकी गोल्स है ना, तो वी आर एजुकेटिंग दम, इनका मोरल डेवलपमेंट भी होगा और साथ ही साथ में ये हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होगा अगर हम वेस्टर्न लर्निंग इन इंग्लिश मीडियम इसको कंटिन्यू करें या इसको इंट्रोड्यूस करें.
सर विलियम जोन्स हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, एच.टी. कोलब्रुक हैं, हलहद हैं, ये सब ओरिएंटलिस्ट हैं। सो विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, कलकत्ता मदरसा याद होगा आपको, है ना, या हलहद हैं या फिर एच.टी. कोलब्रुक हैं, दे आर ऑल ओरिएंटलिस्ट। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। अगर हम एंग्लिसिस्ट की बात करें तो इसके अंदर मैकॉले वगैरह आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी सीरीज के अंदर क्लास 8th में ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ में कवर की है, यूट्यूब के ऊपर ही आप देख सकते हैं। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 जो है उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। सो द आंसर शुड बी 3, दैट इज सी। यस, आप एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके, फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पिरपुर रिपोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हरिपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। आपको इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो बताना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट टाइम। सो इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ एंड सबसे लास्ट में कौन सा हुआ। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसे 1934 में बॉम्बे में सेटअप किया गया। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, ये इसके इनिशियल फाउंडर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में राम मनोहर लोहिया वगैरह जो हैं वो भी आपके सोशलिस्ट लीडर्स हैं। इनमें से आपको कुछ जो लीडर्स हैं उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सही सा ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो मीनू मसानी जो हैं वो इस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और जयप्रकाश नारायण जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी बने। जयप्रकाश नारायण की किताब है वाई सोशलिज्म, द रेलिवेंस ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। राम मनोहर लोहिया जो हैं उन्होंने एक जर्नल पब्लिश करी, कांग्रेस सोशलिस्ट। आइडियोलॉजी क्या थी, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसमें आपको गांधीज्म, लिबरल एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड मार्क्सिस्ट आइडियाज, इनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सेकेंडली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दे वर नॉट फॉर क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जितने आपके बुर्जुआ या मिडिल क्लास से जुड़े हुए थे उतने ही ये आपके वर्कर्स और पेजेंट से भी जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ आप यहाँ पे क्या देखोगे, दे हैड एन ऑलेजियंस टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोल क्या था, नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस। इनकी डिमांड एबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म, द जमींदारी सिस्टम एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ऑल इंडिया किसान सभा की अगर हम बातचीत करें, इसको लखनऊ में 1936 में एस्टेब्लिश किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे एंड एनजी रंगा इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बने। इन्होंने एक किसान मैनिफेस्टो जो है वो इशू करा एंड इनफैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि कांग्रेस का 1937 के इलेक्शंस के लिए जो मैनिफेस्टो था वो बहुत ज़्यादा ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसके आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड था। इनफैक्ट कांग्रेस का जो ओनली सेशन रूरल एरियाज के अंदर हुआ वो था फेजपुर सेशन ऑफ 1936 एंड ये सेशन ऑल इंडिया किसान सभा एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जॉइंटली हेल्ड किया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो पहले इनके ऑब्जेक्टिव्स थे लैंडलॉर्ड और जो पेजेंट क्लास है उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, बट सीइंग द ऑपरेसिव एंड द एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, किसान सभाज अडॉप्टेड अ मिलिटेंट अप्रोच। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ में ये जुड़े हुए थे, कांग्रेस के साथ में भी जुड़े हुए थे। ये आपको थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है। और इनकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड थी एबॉलिश द लैंडलॉर्डिज्म, प्रोवाइड फ्री लैंड टू द एग्रीकल्चरल एंड द रूरल लेबरर्स, improve the standard of living in the rural areas and put an end to the exploitation of agricultural and the rural laborers. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसका ज़्यादा झुकाव हो गया जो सोशलिस्ट हैं एंड कम्युनिस्ट हैं,
एंड आप देखोगे आगे चल के ऑल इंडिया किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसका एक इंपॉर्टेंट आर्म बन गया। इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन शायद आपके लिए बहुत काम की हो, हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ गुजरात के अंदर 1938 में, जिसको सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइड कर रहे थे, यहाँ पे कांग्रेस ने अपने मेंबर्स को कहा कि अब आप ऑल इंडिया किसान सभा को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऑल इंडिया किसान सभा का झुकाव क्योंकि आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ था, एंड कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो प्रो रशिया फीलिंग्स कैरी करती थी, इसीलिए आप देखोगे रशिया वाज फाइटिंग अलोंग विद अदर एलाइड पावर्स लाइक ब्रिटेन, यूएसए इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसीलिए आप देखोगे कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ 1942 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके अंदर कम्युनिस्ट जो हैं उन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा से कहा कि यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट बिकॉज अदरवाइज वी विल बी क्रिएटिंग ट्रबल फॉर ब्रिटेन एंड इन टर्न फॉर द रशिया, सोवियत रशिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है। हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस की अगर हम बातचीत करें तो ये कब हुआ? 1938 के अंदर गुजरात में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आप देखोगे यहां पे एक नेशनल प्लानिंग कमेटी जो इसको सेटअप किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और इसको कौन प्रिसाइड कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा सेशन को। पिरपुर रिपोर्ट के बारे में अगर हम बातचीत करें तो आपको पता है 1937 के जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस बहुत ही डिसमल था। मुस्लिम लीग किसी भी प्रोविंस के अंदर अपनी खुद की गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई, केवल बंगाल के अंदर इनकी एक अलायंस में गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई। वहीं कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। आप देखोगे आउट ऑफ 6 प्रोविंसेस में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी, एंड अल्टीमेटली कांग्रेस जो है उसने 8 प्रोविंसेस के अंदर अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करी। तो यहां पे मुस्लिम लीग जो है उसने एक पिरपुर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया टू इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायर इनटू द मुस्लिम ग्रीवांसेस इन द कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स। और यहां पे एक तरीके से कांग्रेस को एंटी मुस्लिम एंड प्रो हिंदू बायस्ड पार्टी के रूप में शो करने की कोशिश की गई। तो आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस मिल गया है 2 4 3 1, एंड यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो 2 4 3 1 इज डी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं फटाफट से। आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ 1920 allowed the people of the princely states to initiate political activities in the states in the name of Congress. तो कांग्रेस सेशंस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। Which of the statements is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नागपुर सेशन ऑफ 1920 काफी हिस्टोरिक है, और इस सेशन को सी विजय राघव चारियार जो हैं वो प्रिसाइड कर रहे थे। ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल ओवरहोलिंग हुआ। एक CWC बनाई गई 15 मेंबर्स की। उसके बाद में जो प्रोविंशियल कमिटीज है कहा गया कि इसको लिंग्विस्टिक लाइन के ऊपर हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। वार्ड कमिटीज की बातचीत हुई, और कांग्रेस में जो एंट्री फी है उसको भी कम कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो कांग्रेस के मेंबर्स बन पाए। यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन का रेजोल्यूशन है जो कैलकाटा सेशन में पास कर दिया गया था स्पेशल सेशन के अंदर, उसको भी अपहेल्ड किया गया। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे गांधी जी ने प्रिंसली स्टेट्स के जो लीडर्स हैं उनसे कहा था ग्रांट फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद इन देयर टेरिटरीज। बट ये एक तो क्या कहा गया है, प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस है उनको ग्रांट फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद इन देयर टेरिटरीज। सेकेंडली जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग हैं वो भी अब कांग्रेस के मेंबर्स बन सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये कहा गया कि प्रिंसली स्टेट्स के विद इन कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो आप कांग्रेस के नाम पर नहीं कर सकते, या तो आप इंडिविजुअली कीजिए या आप लोकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सपोर्ट से कीजिए। अगर हम इसको डिस्कस यहाँ पे करें तो आप क्या देखेंगे, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एंड इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे हुआ
1 ओनली, क्योंकि हमसे पूछा है करेक्ट। 1939 के अंदर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपने प्रेसिडेंट के रूप में चुना, और यहां से आप देखोगे कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर एंड ब्रिटिश इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, दे फ्यूज्ड टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन माध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। सो पिछले बार अगर आपको याद हो, नागार्जुना पे क्वेश्चन आया था, धरानी कोटा या धान्य कटक, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द माध्यमिका स्कूल ऑफ द महायान बुद्धिज्म, है ना। एंड आप देखेंगे धरानी कोटा या धान्य कटक जो है, जो सातवाहनास की सेकंड कैपिटल थी, इट वाज एसोसिएटेड विद नागार्जुना हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द माध्यमिका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है हमने लिया है। द आउटग्रोथ ऑफ द माध्यमिका स्कूल हैपेंड फ्रॉम द Mahayan Buddhism during the Gupta period. It was propounded by Nagarjuna. It is an idealist school of Indian philosophy. How many of the statements is or are correct? Only one, only two, all three, या none of the above. अब माध्यमिका स्कूल नागार्जुना से एसोसिएटेड है, ये मैंने आपको बताया। ये महायान बुद्धिज्म से एमर्ज हुई, ये हमने देखा। बट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड दिस मेक्स द फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। आप क्या देखेंगे, हमें पता है कि बुद्धिज्म जो है इट गॉट डिवाइडेड इनटू हिनयान और द थेरावड़ा बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म एंड वज्रयान बुद्धिज्म। हिनयान और महायान में कब डिवीजन हुआ? कनिष्क के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, राइट। सो 1st सेंचुरी सीई के अंदर। अब महायान स्कूल जो है इसमें भी फर्दर आपको डिविजन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिनयान में भी हमें देखने को मिलते हैं। महायान स्कूल के जो मेन 2 स्कूल्स हैं, एक है योगाचार्य या जिसको विज्ञानवादी स्कूल कहते हैं, और दूसरा माध्यमिका स्कूल। माध्यमिका स्कूल आप यहां पे देखेंगे कि योगाचार्य स्कूल जो है वो कहती है कि जो भी हम रियलिटी में देख रहे हैं, इट इज ऑल अ क्रिएशन ऑफ द माइंड, एवरीथिंग इज इल्यूजन। वहीं पे आपकी जो माध्यमिका स्कूल है उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि आप मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ जो है उसको फॉलो करो। सो न तो रियलिटी जो है वो परमानेंट है, ना ही रियलिटी जो है वो कंप्लीटली इल्यूजन है, जैसे कि योगाचार्य स्कूल कहती है। माध्यमिका स्कूल का कहना है रियलिटी इज इन बिटवीन दीज टू। माध्यमिका स्कूल कहती है कि थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड। तो थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो है उसमें यह विश्वास करती है। माध्यमिका स्कूल जो है, जो नागार्जुना से जुड़ी हुई है, इसका ओरिजिन कब हुआ? आपका 2nd सेंचुरी के अंदर। अमरावती बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। इसीलिए हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट गलत है, फर्स्ट पार्ट तो सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट इज अबाउट द योगाचार्य स्कूल, है ना। योगाचार्य स्कूल आइडियलिस्ट स्कूल है जो क्या कहती है कि एवरीथिंग इज इल्यूशन, सब हमारे माइंड का क्रिएशन है, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका यहां पे आंसर हुआ करेक्ट, पूछा है हाउ मेनी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका आंसर हुआ ए। एक बार आप थोड़ा सा माध्यमिका स्कूल के बारे में पढ़ लीजिएगा, एंड आपको ध्यान रखना है कि माध्यमिका स्कूल से एक और स्कूल जो है या एक और सबसेक्ट जो है वो एमर्ज हुआ और उसे कहते हैं शून्यवाद। या अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यवाद या एम्प्टीनेस जो है ये कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए माध्यमिका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। योगाचार्य स्कूल की जिसकी हम बातचीत कर रहे थे, इट एमर्ज्ड फ्रॉम द महायान बुद्धिज्म ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इन 4th सेंचुरी सीई। और इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट आपके बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं वो है असंग एंड वासुबंधु। दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज माइंड ओनली और द आइडियलिस्ट स्कूल बिकॉज इट emphasizes that the nature of consciousness
because it emphasizes the nature of consciousness and knowledge and is absolutist in nature. ये कहती है everything is a creation of mind. योगाचार्य माध्यमिका ऐसा नहीं कहती है. माध्यमिका स्कूल कहती है एक रियलिटी हमें दिखती है, एक रियलिटी होती है उसके अंडरनेथ. तो दोनों को समझना बहुत जरूरी है. एट्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया. तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक तरीके का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, बाकी आपका माहलवारी एंड आपका रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम था. तो ये परमानेंट सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द एम ऑफ एंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. सनसेट लॉज वर एसोसिएटेड विद द परमानेंट सेटलमेंट. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द लैंड वॉज क्रिएटेड. The zamindars benefited hugely from the permanent settlement while the peasants suffered. How many of the statements is or are correct? So अगर हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सेटलमेंट सिस्टम की बात करें, जो बेसिकली कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793 के अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले एरिया के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था. इसके अलावा भी आप देखोगे जो नॉर्दर्न मद्रास है वहां पे भी इसको लागू किया गया था. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जमींदार जो है वो विज़वी कल्टीवेटर अगर हम देखें तो लैंड का ओनर था, बट विज़वी अगर हम कंपनी देखें तो ये केवल रेवेन्यू कलेक्टर था. यहां पे जमींदार से कहा जाता था कि हम आपके साथ में एक सेटलमेंट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जमींदारी एरिया से आपको हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो लाकर देना है. आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स, बट वो फिर आपका होगा. एक्स्ट्रा आपका होगा. जो आप फिक्स्ड अमाउंट कलेक्ट करोगे उसमें से 10/11 पार्ट कंपनी को जाएगा, 1/11 आपका जो कंसेशन मिलता है जमींदार को वो होगा. एंड ये परमानेंटली इन परपेचुइटी हम फिक्स कर दे रहे हैं. बट क्या होता था, क्योंकि कंपनी को लगता था कि हम आने वाले टाइम के लिए परमानेंटली इन परपेचुइटी एक पर्टिकुलर जमींदारी एरिया से आने वाला जो रेवेन्यू उसको फिक्स कर दे रहे हैं, कंपनी बहुत हाई फिक्स करती थी इसको. जमींदार अक्सर जो है वो इसको भी टाइम पे सबमिट नहीं कर पाता था, और बहुत सारे जो जमींदार हैं दे लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर द जमींदारी एरियाज, जो वो बहुत लंबे टाइम से उनका परिवार कंट्रोल करता आ रहा था. आपका फोर्थ स्टेटमेंट गलत है. डेफिनेटली पेजेंट सफर्ड बट द जमींदार्स मेनी ऑफ देम ऑल्सो लॉस्ट देयर जमींदारी एंड अ न्यू क्लास ऑफ हेरिडिटरी जमींदार्स emerged. Also, it gave rise to the rise of the rich peasants or the jotedars in the countryside. बाकी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि क्या हुआ था 1765 के अंदर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से कंपनी ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी राइट्स जो हैं वो ले लिए थे शाह आलम सेकंड से. एंड एक बार जब कंपनी दीवान बन गई तो एक तरीके से पूरा जो फाइनेंसेस है वो कंपनी के कंट्रोल में आ गया. बट कंपनी जो है उसने लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए या लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई इफेक्टिव स्टेप नहीं लिया था. और आप देखोगे विद इन 5 ईयर्स 1765 से 1770 के बीच में there was an economic crisis in the Bengal, Bihar, Odisha region. There was a great famine. Now कंपनी को लगने लगा कि अगर इसी तरीके से अकाल पड़ता रहा, सूखा पड़ता रहा और किसान के पास हमें देने के लिए रेवेन्यू हुआ ही नहीं, तो हम क्या करेंगे. तो उन्होंने कहा एक काम किया जाए, एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट किया जाए. इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर में अगर इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया जाता है तो एक ये जो रिपीटेड फैमिन्स हैं ये नहीं होंगे, और दूसरी चीज एक सस्टेन फ्लो ऑफ रेवेन्यू जो है वो कंपनी को मिलता रहेगा. अब उन्होंने देखा कि किसके पास में रिसोर्सेज हैं, तो उनको समझ में आ गया जमींदार है जिसके पास में रिसोर्सेज हैं. एंड अगर इस जमींदार को हम ये कह दें कि हमें तो फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, आप एक्स्ट्रा भी कलेक्ट कर सकते हो, तो जमींदार जो है वो रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने में एग्रीकल्चर में खुश हो जाएगा. हमें भी एक स्टेबल बेसिस पे रेवेन्यू मिलता रहेगा, और ये जो सिचुएशन हो गई है जो एक तरीके से हमारे निकम्मेपन को दिखा रही है, इसके ऊपर भी पर्दा ढक दिया जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. सनसेट लॉ क्या थे परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, अगर कोई जमींदार ड्यू डेट पे ड्यू अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो कंपनी को जमा नहीं कर पाता
तो उसके लैंड का ऑक्शन हो जाता था। तो यही है, जिस दिन आपको जमा करवाना है उस दिन सूर्यास्त से पहले आप जमा करवा दो, अदरवाइज यू विल लूज योर जमींदारी राइट्स, इट विल बी ऑक्शनड ऑफ। एंड येस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है। हाउ मेनी आर करेक्ट? ओनली 3। द फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज द हेरिडिटरी जमींदार जो हैं दे ऑल्सो सफर्ड, मेनी ऑफ देम लॉस्ट देयर जमींदारी राइट्स। बाकी एक्सप्लेनेशन आप एक बार यहां पे पढ़ लीजिएगा। 9th क्वेश्चन, यहां पे कुछ आपके फॉरेन ट्रैवलर्स हैं एंड यहां पे उनके बारे में कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट जो है वो मेंशन किया गया है। हमसे क्या पूछा है यहां पे, हमारा क्वेश्चन कवर हो गया है। सो एक बार देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है। जिन बैप्टिस्टे टेवर्नियर एलाबोरेटली डिस्कस द डायमंड एंड द डायमंड माइंस ऑफ इंडिया, Manucci, the European traveler who never returned to Europe and settled down in India, Giovanni Carreri detailed a description of the phenomenal amounts of cash and commodity transactions in the 17th century India. Ibn Battuta, he describes the postal system during the 14th century India. इसमें आपसे यहाँ पे पूछा गया होगा कि कितने इनकरेक्ट हैं, ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या नन ऑफ द अबो। आप देखोगे नन ऑफ द अबो इज इनकरेक्ट, इसीलिए आपका आंसर जो है वो डी है। जिन बैप्टिस्टे टेवर्नियर सेवनटीन सेंचुरी में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब ही केम टू इंडिया। इनकी बुक है 6 वॉयजेस एंड इन्होंने इंडिया के जो डायमंड एंड डायमंड माइंस हैं उनको डिटेल में डिस्क्राइब किया है। मानुची, यस, ही वॉज एन इटालियन डॉक्टर, he never returned to Europe and he settled down in India. गियोवानी करेरी की अगर हम बातचीत करें जो औरंगजेब के पीरियड में भारत में था, he talks about how India is having a surplus vis-a-vis other countries and the entire silver from the world is making the Mughal treasury as its rightful place. इब्न बतूता मोरक्को से आए 14th सेंचुरी के अंदर एंड आप देखेंगे ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे, उनके काजी भी रहे थे। इन्होंने जो मुगल पोस्टल जो दिल्ली सल्तनत का पोस्टल सिस्टम है उसको डिस्क्राइब किया है, जिसमें वो हॉर्स पोस्ट, उलुक एंड जो फुट कुरियर्स हैं, दवा सिस्टम, इसकी बातचीत करते थे। उलुक और दवा क्या है? दीज आर 2 टाइप्स ऑफ पोस्टल सिस्टम्स। दवा में फुट कुरियर्स होते थे एंड उलुक में हॉर्सेस जो है उनको यूज किया जाता था फॉर सेंडिंग वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉरेन ट्रैवलर्स का लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे कवर किया है, आपने नहीं देखा है तो 1 घंटे का सेशन है, आप थोड़ा स्पीड अप करके उसको देख सकते हैं। इसमें आपकी एंटायर एनसीईआरटी जो है पुरानी नई सब में जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स मेंशन्ड है और उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा है, क्या कहा है, वो हमने डिस्कस करा है, तो यू कैन वॉच दैट लेक्चर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वीर शैवास एनविसाज शिवा एज अ ह्यूमन while the Lingayats consider Shiva as a formless, timeless entity. तो इस क्वेश्चन में वीर शैविज्म वर्सेस लिंगायतिज्म जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, वीर शैवास हैव टेम्पल्स एंड आइकन्स while the Lingayats worship only the Ishtaling and have no temples. Lingayats emphasize the Vachans, the poetic writings of Basav, while the Veer Shaivas follow a broader range of text including the Basav Puran. Both Veershaivas and Lingayats are against caste-based distinctions and believe in social and gender equality. How many of the statements is or are correct? Only 1, only 2, only 3 या all of the above? तो आपके सीडीएस के पेपर में वीर शैविज्म का क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए मैंने यहां क्वेश्चन डाला है वीर शैविज्म वर्सेस लिंगायतिज्म का। आप देखेंगे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है, आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है, केवल आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि आप देखेंगे जो वीर शैवाज हैं वो कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शंस में विश्वास करते हैं एंड वहां पे जेंडर इक्वलिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहीं पे लिंगायतिज्म में डेफिनेटली यस, लिंगायत जो हैं एंड जो बासव हैं, चन्ना बासव हैं, दे वर अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शंस एंड ऑल्सो दे वर फॉर सोशल एंड जेंडर इक्वालिटी। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है यहाँ पे।
हाउ मेनी आर करेक्ट? तो ओनली 3, सी शुड बी योर आंसर. सो अगर यहाँ पे हम देखें तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वीर शैविज्म जो है उसकी अगर हम बातचीत करें, इट इज अ शेवियाइट रिलीजियस ट्रेडिशन दैट ओरिजिनेटेड इन कर्नाटका, इंडिया. द वीर शैविज्म traces its origin from the 5 great religious teachers Renuka, Daruka, Ghantakarna, Dhenukarna and Vishwakarna. They believe that these 5 religious teachers or the Panch Acharyas directly incarnated from the Shivaling. इस टाइप के मिथ्स में लिंगायत्स बिलीव नहीं करते हैं, है ना. सो इसीलिए आप देखोगे कि लिंगायत्स के अंदर एंड वीर शैविज्म में एक डिफरेंस है. दूसरा आप यहाँ पे क्या देखोगे, वीर शैवास जो हैं दे आर फॉलोवर्स ऑफ 5 पीठ और द रिलीजियस सेंटर्स नोन एज पंच पीठास, द काशी मठ, द रामेश्वरम मठ, द उज्जैनी मठ, द रामभापुरा मठ एंड द श्री शैला मठ. और क्या आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वीर शैव फेथ है इट इज आइडेंटिकल टू द ब्राह्मणिकल रिलीफ एज अगेंस्ट लिंगायतिज्म. बासव जो है वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे. इनफैक्ट आप देखोगे कि आपके जो लिंगायत्स हैं दे डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ और री इनकारनेशन. उनका मानना होता है वंस यू डाई यू आर इंटीग्रेटेड विथ शिवा. इसीलिए वो लोग अपने जो डेड पर्सन हैं उनको बरी करते हैं, उनको वो जलाते नहीं हैं. राइट. वीर शैविज्म जो है अगर इसकी हम बातचीत करें, इट रिजेक्टेड बासवन्ना एज द फाउंडर ऑफ वीर शैव धर्म एंड वो पंच आचार्यस को मानते हैं. तो आप क्या देखोगे, वीर शैविज्म बिलीव्स इन पंच आचार्यस एंड दे बिलीव दैट दीज पंच आचार्यस इनकारनेटेड फ्रॉम द शिवलिंगा एंड दे कंसिडर देम एज द फाउंडर्स ऑफ वीर शैविज्म, नॉट बासवन्ना. एंड सेकेंडली वीर शैविज्म में बहुत सारे बिलीव्स ब्राह्मणिकल बिलीव्स से मिलते जुलते हैं. इसलिए आपको यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन देखने को मिलेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है. पंचपीठ की बात हुई है तो आप ये ध्यान रखिएगा. एंड सिद्धांत शिखामणि जो है ये वीर शैवास की एक होली बुक है, ये आपको ध्यान रखना है. वीर शैव पंथ के लोग जो हैं, सेक्ट के लोग जो हैं वो आपको कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, केरला इन एरियाज में मिल जाएंगे. तो वीर शैविज्म एंड लिंगायत्स का डिफरेंस यहाँ अगर आप देखें, ओरिजिन पंचाचार्य से लिंगायतिज्म के फाउंडर हैं बासवन्ना एंड चन्ना बासव. ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे बासवन्ना. रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में अगर हम देखें तो वीर शैविज्म आपके वेद, आगम, है ना, सिद्धांत शिखामणि एंड बासव पुराण इनमें विश्वास करते हैं. वहीं पे लिंगायत जो हैं आप यहाँ पे क्या देखोगे, लिंगायत जो हैं ये वाचन इसमें विश्वास करते हैं. कास्ट एंड जेंडर इक्वलिटी यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलेगी लिंगायत्स में. वर्शिप यस, वीर शैवास जो हैं दे वर्शिप शिवा as envisaged in the Vedas with snake around the neck. वहीं पे लिंगायत जो हैं they consider Shiva as timeless, formless, केवल शिवलिंग की पूजा करते हैं. आप यहाँ पे क्या देखोगे, आपको वीर शैविज्म में टेम्पल प्रीस्ट मिलेंगे, बट लिंगायतिज्म बैन्स टेम्पल वर्शिप एंड वर्शिप्स ओनली द इष्टलिंग और द शिवलिंग. तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द 4th स्टेटमेंट वॉज इनकरेक्ट. अब आपके लिए ये एक बोनस क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू सर सैयद अहमद खान, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. द क्वेश्चन सेज his interpretation of Islam emphasized the validity of free inquiry. He supported the modern education among Muslims. He had a conservative attitude towards the female education. He instituted the Scientific Society in 1863 to instill a scientific temperament into the Muslims. How many of the statements is or are correct? Only 1, only 2, only 3 या all of the above? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपना स्कोर बताना मत भूलना. ओके कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और आपको ये सेशन कैसा लगा. बाकी फिर मेंस के क्रैश कोर्स में मिलते हैं. प्रीलिम्स को अच्छे से दीजिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. May all the blessings and wishes of this world and the forces of universe be with you. Have trust in yourself. Have a positive mindset. Go give the exam. Stay calm, stay composed. All the very best.
मेंस क्रैश कोर्स जो अभी हमारा शुरू होने वाला है प्रीलिम्स के बाद में 28 से ही, इसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो आप एग्जाम के बाद में आराम से इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या ये जो मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है इस पे मेल करके हमारी टीम से इसके डिटेल्स पूछ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का मेंस का क्रैश कोर्स मिल रहा है, ओनली एट ₹7,500। ओके, सो थैंक यू सो मच।